हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये सीरीज हमारी यूपी टेट सीटेट के लिए चल रही है और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ये कौन सी अवस्था है, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ आपको पूरा क्या है इसका आंसर। हाँ, कौन सी अवस्था है ज़रा बताइए आप लोग। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है, वह कौन सी अवस्था होती है बताइए ज़रा। कोई कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कोई कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और कोई कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पियाजे द्वारा जो 4 अवस्थाएं दी गई थी, ठीक है, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक संवेगात्मक गामक अवस्था, जिसे पेशीय अवस्था भी बोलते हैं, ये जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रखा है, ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप कहीं नोट कर लीजिए। पियाजे की जो मैंने अवस्थाएं बताई हैं, वीडियो को पॉज करिएगा और उसको जो अवस्थाएं बताइए मैंने नोट कर लीजिए। पियाजे के बारे में 2-3 कथन याद रख लेने हैं कि पियाजे ने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ठीक है, या फिर खोज का निर्माण करते हैं, जो भी है, ठीक है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसकी 4 अवस्थाएं दी थी, संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आई बात समझ में? उसके बाद पियाजे से एक क्वेश्चन और है कि पियाजे ने बोला था पहले विचार जन्म लेते हैं और वाइगोस्की ने बोला था पहले भाषा जन्म लेती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पियाजे से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आप एक ही जगह नोट कर लीजिए, जिससे आपकी गलतियां ना हो पाए एग्जाम में। और ये तो है कि आपके एग्जाम में पियाजे से क्वेश्चन आना ही आना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, घटनाओं के बारे में चिंतन करने लगता है, ठीक है, और वस्तुओं को क्रम से लगाने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम जानने लगता है, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है बताइए, ठीक है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? इसकी एज होती है पूर्व संक्रियात्मक संवेगात्मक गामक अवस्था की होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म या 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। तो 7 से 11 साल का बच्चा क्या करता है कि चीज़ों के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करना शुरू कर देता है, ओके। और वस्तुओं को क्रम से लगाने लगता है। क्रम से मतलब ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, फिर, है ना। तो वस्तुओं को क्रम से लगाने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग नियम जानने लगता है, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक और विशेषता है कि बच्चों में क्या पाया जाता है? पलटावी पाया जाता है। अपलटावी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, देखो, जो मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताई है ना कि बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग प्रारंभ कर देते हैं, और क्या पाया जाता है? पलटावी पाया जाता, मतलब रिवर्सिबिलिटी वाली प्रोसेस पाई जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जितनी चीज़ें मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बताई हैं कि पाई जाती हैं, वही चीज़ें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 से 7 वर्ष एज होती है ना, तो इस समय बच्चा छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है? छोटा होता है, मतलब
संवेगात्मक गामक अवस्था के बाद की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, तो बच्चा छोटा होता है, तो इन नियमों के बारे में नहीं जान। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा और मुझे पता है कि जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है वो लोग कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं बार बार इन क्वेश्चन को इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसका आंसर अच्छा क्या है? इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता है वही विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है। इट मीन्स कि जो चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाएंगी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये बच्चे में नहीं पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक। समझ में आ रहा है तो एक बार यस करके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत मेहनत करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई बोर्ड पे आके समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन क्या है? देखो, ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, लेकिन जो चीज़ें सुन के आपको समझ में आएंगी ना उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मन का मानचित्रीकरण संबंधित है। ठीक है, मन का मानचित्रीकरण किससे संबंधित है? भाई मन का मानचित्रीकरण मन की आपकी क्रियाशीलता पर संबंधित है, मन पर क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, मन का मानचित्रीकरण का मतलब क्या है? जितना आप एक्टिव रहोगे, जितनी आप क्रिएटिविटी दिखाओगे, जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप खोज करोगे, जितना आप अनुसंधान करोगे, उससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप पढ़ाते हैं, एक अभिभावक को यह नहीं पसंद आता कि इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। आप एक टीचर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ाते हो और एक टीचर हो, एक अभिभावक को यह नहीं पसंद, आप अपने आप पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं लिखा है क्या? इसका मतलब ये है कि अपने आप पढ़ते हैं कि आप अपने बच्चों से बोल रखा है कि खुद से पढ़िए, खुद से लर्निंग करिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने बच्चों से बोला है कि खुद से पढ़िए। एक अभिभावक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग नहीं बदल दें। ठीक है, या फिर अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये मुझे लगता है बी ही सही होगा, क्योंकि बी ही सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक टीचर जो है प्रजातांत्रिक माहौल दे रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, तो एक पेरेंट्स को विश्वास रखना चाहिए टीचर में। ठीक है, और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है उस टीचर से, उस टीचर का तरीका नहीं समझ में आ रहा है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को जाकर बात करनी चाहिए उस टीचर से और उस समस्या का समाधान करना चाहिए कि आप ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, है ना। यही सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मतलब प्राथमिक का कोई टीचर है, ठीक है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? देखो, प्राथमिक स्तर पर जो भी टीचर है ना, उनको धैर्य होना चाहिए, उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब मैं ये काम कर ही लूँगा। ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इन्हें पढ़ा ही लूँगा। जब तक मैं इन्हें पढ़ाकर सिखाकर इनकी लर्निंग नहीं करवा लेता तब तक पीछे नहीं हटूँगा। इसका मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है जब आप किसी काम को करने के लिए संकल्प ले ले, हाँ मैं इसको करूँगा ही चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और धैर्य का मतलब होता है पेशेंस, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर एक टीचर की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। ओके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। किसका सही है कमेंट करके बताइए ज़रा, है ना। तो अगर आप भी प्राइमरी में जाना चाहते हैं, ठीक है, जाना चाहते हैं तभी तो पढ़ भी रहे हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। क्योंकि देखो, बड़े बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल छोटे बच्चों को पढ़ाना है ना। तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए,
एक काम निकालना नहीं कि अरे हम पढ़ा लेंगे, हमारा काम है, चलो 4-5 घंटे 8 घंटे पढ़ा के आ जाएंगे, नहीं। इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए और फिर देखिए आपको कितना मज़ा आने लगेगा बच्चों को पढ़ाने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मतलब प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, ठीक है, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं और उनका सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करके, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को लर्निंग कराने के लिए या फिर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। देखो हर बच्चा अलग है, आपका आंसर क्या है ज़रा कमेंट करके बताइए, फिर मैं समझा दूँ इस क्वेश्चन को। देखो प्राथमिक स्तर पर जितने भी बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और हर स्तर पे अलग होते हैं, प्राथमिक पर क्यों, है ना। हर बच्चा अलग परिस्थिति से आता है, अलग समझ होता है सबका, सबकी अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, सबका अलग अपना दृष्टिकोण होता है। तो उनकी परेशानियों से निपटने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, क्षमता के अनुसार अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करनी चाहिए। हर बालक की देखो क्षमता अलग होती है, राइट, तो हर बालक के लिए अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। किसी को क्या है शांति में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है अकेले, ठीक है, किसी को सुनकर पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को प्रैक्टिकली पढ़ने में एक्टिविटी करके समझ में आता है, किसी को लिख कर पढ़ने में अच्छा लगता है। तो सबकी प्रॉब्लम अलग है ना, सब अलग तरीके से सीखते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्षमता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है बच्चों की, देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, पहले ही अवसर दे दिया, ठीक है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, है ना। किसी भी बच्चे के लिए केवल उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना मुझे लगता है सही नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, सिर्फ अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, ये भी बात इतनी समझ नहीं है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है भाई, डी वाला भी कहीं ना कहीं सही ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही, सबसे अच्छा आंसर, सबसे सही आंसर यही है कि हर विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए, प्रत्येक बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको निखारने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए ना, ताकि वो अपनी प्रतिभा को बाहर ला सके, निकाल सके, ठीक है। उनके अंदर क्या प्रतिभाएं छिपी हुई, कोई हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार बने अपनी लाइफ में, हो सकता है कोई बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने, हो सकता है कोई बच्चा बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, हो सकता है कोई बच्चा बहुत बड़ा आर्टिस्ट बने। तो एक टीचर को क्या करना है, बच्चे की शक्तियों को बाहर ही तो निकालना है, बच्चे की प्रतिभाओं को बाहर ही तो निकालना होता है एज ए टीचर आपको, है ना। तो यही तो सही होगा, उनको जितना ज़्यादा आप लोग अवसर उपलब्ध कराओगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों के लिए। ओके, अच्छा समझ में आ रहा है मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो एक कमेंट करके बताइए ज़रूर। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। देखो पियाजे का आना तय है आपके एग्जाम में, पियाजे से 1, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसीलिए आपको बोलती हूँ कि जो चीज़ें आपके एग्जाम में कंफर्म है कि आनी ही आनी है, उन चीज़ों पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हैं, बताइए, उन चीज़ों को आप अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते हैं।
जैसे पियाजे हैं, थॉर्नडाइक हैं, ये सब लोग तो आने ही आने हैं। थॉर्नडाइक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके जितने भी सिद्धांत मैंने कराए हैं थियरी में, मैंने पार्ट 1 में कराए हैं। जिसको ना मिले ना, एक कमेंट कर देना, मैं लिंक फिर से शेयर कर दूंगी, लेकिन पढ़ के जाना। ओके, पियाजे के अनुसार क्या है, कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। अभी मैंने बताया है कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 4 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था या प्रेसी अवस्था या संवेगात्मक गामक अवस्था। ये क्या थी, जन्म से 2 वर्ष तक की थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष थी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक थी, या 11 वर्ष के बाद, है ना, जो भी। तो फिर बच्चे जो हैं मूर्त रूप से, इसमें क्या अमूर्त चिंतन कब करते हैं, देखो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, उसके बाद है 11 से 15, है ना। तो जब बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा, अमूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है देख करके चिंतन करना। अगर देख करके कैसा चिंतन होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मछली की विशेषताएं बताइए, सब लोग बता देंगे कि मछली जल में रहती है, बिना पानी के वो मर जाएगी, फेफड़ों से सांस लेती है, ये करती है ना मछली। और बहुत सारे जो मछली का ऑयल होता है वो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें आप लोग सभी लोग बता दोगे, ठीक है। ये हो गया मूर्त आपका, क्योंकि आपने मछली देखा है, मछली के बारे में पढ़ा है, आप बता देंगे उसके बारे में। लेकिन अमूर्त का मतलब होता है जब किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में आप चिंतन कर रहे हो जो अभी तक घटित नहीं हुई है, ठीक है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर अगर कोई बच्चा ऐसा सोचे कि अगर मेरे पापा की जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूँ। ऐसा ऐसा बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे। तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन ही तो है। एक ऐसी स्थिति, ना तो अभी तक जॉब गई उसके फादर की, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी कि जॉब जा सकती थी। तो वो क्या करता, वो अमूर्त चिंतन कर रहा था कि मैं अपने पापा की हेल्प कैसे कर सकता हूँ इन केस अगर मेरे फादर की जॉब चली गई, ठीक है। अगर कोरोना और ज़्यादा बढ़ गया तो क्या किया जा सकता है, कैसे कोरोना को ठीक किया जा सकता है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये अमूर्त चिंतन हो गया। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। तो अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जब आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना करते हो जो अभी तक घटित नहीं हुई है। और मूर्त का मतलब होता है जब आप बात करते हो चीज़ों को, जो आपने देखा है, जो पढ़ा है, जो महसूस किया है, बस उतना ही सोच पाते हो, उसे कहते हैं मूर्त, है ना। तो कोई भी बच्चा होता है जो जब वो किशोरावस्था में इंटर करता है ना, तभी वो अमूर्त संक्रियात्मक मतलब अमूर्त चिंतन कर सकता है। जो भी बच्चा होता है बाल्यावस्था में अमूर्त चिंतन भले ही प्रारंभ कर दे, लेकिन अच्छे से अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है जब बच्चा किशोरावस्था तक इंटर करने लगता है ना, तो उसकी काल्पनिक शक्तियों का विकास और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है, अब अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है, राइट। अमूर्त चिंतन कब से कब तक होता है, मतलब स्टार्टिंग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। ये 12 वर्ष के ऊपर इसलिए लिखी है कि 12 भी तो 15 के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आने तय हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत खांसी आ रही है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री को उपलब्ध करा दिया जाए, तब शिक्षण समृद्ध तब हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अच्छा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखिए आप लोगों का आंसर क्या है, ज़रा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
सीखना समृद्ध कैसे हो सकता है? हाँ, आपका आंसर क्या है? आप लोग बताइए जरा। देखो, अब मैं बताती हूँ। सीखना तभी सार्थक हो सकता है, सीखना तभी समृद्ध हो सकता है जब आप ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ दो, डेली लाइफ से जोड़ दो, रियल लाइफ के एग्जाम्पल दो। तब तब जो है सीखना और ज़्यादा अच्छे से सार्थक हो सकता है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में जब आप लाते हो ना, विद्यार्थी की डेली लाइफ से कनेक्ट करते हो ना, तो बच्चे और ज़्यादा एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, अंतःक्रिया कर पाते हैं। और टीचर क्या करता है, उस प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो डी वाला सही है। तो कभी भी टीचिंग में ये मत सोचिए कि जो लिखा है वही पढ़ाएंगे, वही पढ़ाइए आप, लेकिन आप एग्जाम्पल डेली लाइफ से कनेक्ट करके सिखाइए। ओके, जिससे बच्चे अच्छे से लर्निंग कर सकें। भाई मैं आपको जब कभी पढ़ाती हूँ, बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, अभी तो मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं यही जहाँ तक हो सकता है मैं डेली लाइफ से चीज़ें कनेक्ट करके ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया है आपको, तो आपको डाउट क्यों नहीं रहता है? मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आपसे पढ़ने के बाद मुझे डाउट नहीं रहता है। क्यों नहीं डाउट रहता है? कि मैं आपसे पढ़ते पढ़ते, मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये मुझे पता चल गया कि आपके डाउट क्या हो सकते हैं। क्योंकि एक टीचर भी कहीं ना कहीं सीखता है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे पहले से ही पता होता है कि आपका डाउट क्या हो सकता है। उन डाउट्स को मैं पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। दूसरी बात, मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और आपको भी प्राइमरी में जाकर ऐसा ही वातावरण बनाना है, बच्चों की शिक्षा को कभी भी बोरिंग नहीं बनाना है ना। तो आप अगर मुझसे कुछ सीख के जाते हैं, कुछ पढ़ाने का तरीका अगर सीख के जाते हैं एग्ज़ाम में पास होने के बाद, तो कोशिश करना कि आप भी ऐसे ही पढ़ाएं, अच्छे से ही पढ़ाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना? निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है और अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त है। ठीक है, बहुत सारे आंसर जो हैं इसके, मतलब अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सीखना एक प्रोसेस है, मतलब लर्निंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। और सीखना क्या होता है, हमेशा लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होता है। भाई आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों सीख रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हो ना, तो आपका लक्ष्य क्या है, टीचर बनना है ना, तभी तो आप ये सीख रहे हो, वरना आप आते यहाँ पे पढ़ने, है ना। तो सीखना हमेशा क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू आप लोग सीखते हैं। कोई भी बच्चा एक प्रोसेस के थ्रू सीखता है। तो सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, मतलब सीखते तभी हैं लोग, तभी सीखते हैं जब सीखने का एक लक्ष्य हो। ठीक है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। जी बिल्कुल नहीं। कि अगर आप में ऐसा आंसर यहाँ पे लिखा होता कि शैक्षिक संस्थान भी एकमात्र तरीका है जहाँ से अधिगम प्राप्त होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। शैक्षिक संस्थान भी एकमात्र तरीका है जहाँ पे अधिगम संभव हो सकता है, तो ये आंसर ये सही हो जाता है डी वाला। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शैक्षिक संस्थान भी एकमात्र तरीका है। तो इस ही की वजह से आपका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही सीखने की विशेषता क्या नहीं है, डी वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। ओके, केवल शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र तरीका नहीं है जहाँ से बच्चे अधिगम करते हैं या आप लोग अधिगम करते हैं। भाई हर पल, हर मिनट, हर सेकंड बच्चा सीख रहा होता है। कभी वो मोबाइल में सीख रहा होता है, कभी वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है तो सामाजिकता सीख रहा है, दोस्तों के साथ सामंजस्य बिठाना सीख रहा है, तालमेल सीख रहा है। ओके, बच्चा क्या कर रहा है, घर में है तो अपने मम्मी पापा से संस्कार सीख रहा है। ओके, संस्कृति सीख रहा है, सामाजिकता घर में भी सीख रहा है, कुछ पढ़ रहा है तब भी सीख रहा है, कुछ काम कर रहा है तब भी सीख रहा है, ऑफिस जा रहा है कोई व्यक्ति तब वहाँ भी सीख रहा है। भाई
क्या आप जब टीचर बन जाओगे तो अपनी लाइफ में सीखना बंद कर दोगे? सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, तो उसे तो कभी बंद ही नहीं कर सकते हैं ना। तो ये शैक्षिक संस्थान एक औपचारिक माध्यम जरूर है सीखने का, लेकिन आप अगर ऐसा कर दो कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र तरीका है लर्निंग का, तो ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे बोलो ना कि शैक्षिक संस्थान भी एकमात्र तरीका है। भी और ही का डिफरेंस समझा आपने? आपके क्वेश्चन CDP में क्यों गलत होते हैं? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हो, बस रट्टा लगा लिया, हो गया आपका आंसर। ऐसे नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखो, कोई भी अगर बच्चा ऐसा आता है क्लास में जो विकलांग है, दृष्टिबाधित है, या फिर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो आप ऐसा करिए, आप कभी भी बच्चे को एहसास मत करवाइए कि वो बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि टीचर इसकी मतलब किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ये जो उसको एहसास करवाने लगते हैं कि वो बच्चा कमज़ोर है, वो बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप उसको विशेष वो मत करिए कि विशेष सुविधा दे रहे हैं, विशेष छूट दे रहे हैं। निचले स्तर के कार्य करने में छूट नहीं मिलनी चाहिए, मतलब छूट मिलनी चाहिए, ऐसा गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। कक्षा विद्यार्थी के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ओके। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार करना चाहिए। जैसा आप सबके साथ व्यवहार कर रहे हो वैसा ही व्यवहार करो उस बच्चे के साथ भी। अगर उसे सुनने में, ठीक है, या दिखने में कुछ प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है, तो जाहिर सी बात है उसे दिखने में प्रॉब्लम होगी, तो श्रव्य CD के माध्यम से क्या होगा, श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध, मतलब जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है तो देखने की सुविधा उपलब्ध कराइए, बाकी सामान्य व्यवहार करिए। अगर बच्चा विकलांग है तो उसके साथ सामान्य व्यवहार करिए, लेकिन कोई ऐसा खेल है जो विकलांग बच्चा नहीं खेल सकता, तब उसको बोल दीजिए कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे खेल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी हमेशा उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि उसको इस बात का रियलाइज हो कि हम विकलांग हैं, या हम दृष्टिबाधित हैं, या हमको सुनाई नहीं देता, या हमारे अंदर ऐसी डिसेबिलिटी है। उस चीज़ को टीचर को कभी रियलाइज नहीं कराना है। ओके। बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबद्ध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, संवेग में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सांदिग्ध संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। देखो, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कौन संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक, ये है, ठीक है, ये जरूरी होती है। ओके। संगत की आवश्यकता, भाई सामाजिक बात की बात कर रहे हो तो सांदिग्ध संगत की आवश्यकता होती है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना, बच्चों को एब्सेंस मतलब बच्चों की बात को रखना, ठीक है, उनकी बात को इम्पोर्टेंस देना, सराहना करना, तो ये भी सही हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकला नियमित रूप से, ये नहीं है सामाजिकता में, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर भी वो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संवेगात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संवेगात्मक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित हम लोग कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? ये आंसर आप लोगों का क्या गलत हो सकता है? आप लोग बताइए, क्या गलत हो सकता है? ये आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण ऐसा पर्यावरण होता है जहाँ किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक
अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मानना चाहिए। एक अभिप्रेरित शिक्षक का एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत यही है कि शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला कार्य उपचारात्मक कार्य हो, या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो बिल्कुल नहीं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी कोई। सबसे अच्छा एक अभिप्रेरित शिक्षण यही हो सकता है जब बच्चे क्रिएटिव होते हैं, जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अपनी बात को पूछते हैं। ठीक है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास तभी तो संभव है जब बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना। तो विद्यार्थियों का प्रश्न पूछा जाना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से, इसमें पूछा गया बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं पूछा गया है नहीं पूछा गया। ओके, तो वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण होता ही होता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, जो बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, इट मीन्स वो क्या है? बुद्धिमान तो है ही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ठीक है, वो भी क्या है? बुद्धिमान ही है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, देखो कभी भी बच्चे को रटने की क्षमता नहीं बढ़ावा देना है। तो जहाँ पे रटने की बात आएगी सीडीपी में ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ओके, रटने को तो बढ़ावा ही नहीं देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ की संकल्पना करते हैं। ऐसा कथन किसने कहा था? बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऐसा किसने कहा था भैया? ऐसा किसने कहा था? ऐसा भाई पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं खुद से। बच्चे को पियाजे एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। उनके 3 बच्चों के नाम थे, कुछ नाम मैं बता दूंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 3 बच्चों पे प्रयोग किया था, और बहुत मुश्किल होता है किसी मनोवैज्ञानिक के लिए, किसी वैज्ञानिक के लिए, जब वो अपने खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो उन्होंने अपने 3 बच्चों को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। हर किसी ने किसी जानवर पे किया, किसी डॉल पे किया प्रयोग, लेकिन पियाजे एक मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करके ये सारी बातें बताई थी। तो इनका जो ज्ञान है ना, वो वाकई में मतलब सराहना देने लायक है। ओके, तो इन्होंने बोला था बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये सब किसने बोला था? पियाजे ने बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका किसका सही हुआ? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और ये क्वेश्चन क्या है? कृतिका घर में बात क्यों नहीं करती होगी? क्योंकि उसकी बातों को मान्यता नहीं मिलती होगी, इसीलिए कृतिका क्या करती है? विद्यालय में अपनी वो ज़्यादा बोलती है। क्यों ज़्यादा बोलती? क्योंकि विद्यालय में उसकी बात की सराहना की जाती है, विद्यालय में उसकी बात को माना जाता है, मान्यता मिलती है, उसके विचारों को मान्यता मिलती है। ओके, उसकी बातों को स्वीकारा जाता है विद्यालय में। इसीलिए कृतिका क्या करती है? घर में बात ही नहीं करती है और विद्यालय में अच्छे से बात करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? आप लोग बताइए इसका आंसर, मैं नहीं बता रही। बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताइए। एक टीचर को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। टीचर करता क्या है? यही तो करता है ना कि अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का ही प्रयास करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है ना? तो कौन सा संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान, राइट, यही है। देख लेते हैं आंसर।
शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। अभिप्रेरणा कभी अलग करती है, मतलब जोड़ती है ना। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। भाई अभिप्रेरित हो आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक दिशा में सोचोगे, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा देखो सबसे ज़्यादा क्या करती है? रुचि का विकास करती है, इंटरेस्ट जगाती है। आप जब मोटिवेटेड होते हो किसी काम को करने के लिए, कोई सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जब आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हो तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगता है। भले ही कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट हो, कितना भी कठिन काम हो, लेकिन आप जब अंदर से मोटिवेटेड होते हो, मैं तो ये कर ही लूँगा, मैं तो ये एग्ज़ाम निकाल के रख दूँगा, मैं तो ये एग्ज़ाम फाड़ के रख दूँगा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इतना ज़्यादा उत्साहित होते हैं, इतना मोटिवेटेड होते हैं ना, तो उस काम को करने के लिए भले ही कितना कठिन काम हो, कितना बोरिंग काम हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट आने लगता है धीरे धीरे करके, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। काय का विकास करती है? रुचि का विकास करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली संकेत करती है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली का मतलब यही हुआ कि विद्यालय का ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे बच्चे डेली अनुभव प्राप्त करते हैं, डेली एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एज यूजुअल, है ना। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। जो छोटी क्लासेज होती हैं, ठीक है, जो प्राइमरी क्लासेज होती हैं, उनमें जो खेल विधि आधारित होती है, खेल पद्धति आधारित होती है, वो काहे पर आधारित होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, विकास एवं वृद्धि चल रही होती है, तो इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है, छोटी छोटी क्लासेज के सिद्धांत की पद्धतियाँ। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वह किससे संबंधित है? आप बताइए। एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया, मतलब जो वो पहले कर चुका है उसी के आधार पर नई स्थिति में अनुक्रिया करता है, सीखता है, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है? प्रभाव का सिद्धांत, सीखने के प्रभाव का सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया या अभिव्यक्ति का नियम, सीखने की तत्परता का नियम, या फिर सादृश्यता का नियम। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है अपनी मतलब पहले की परिस्थिति के अनुसार जो है प्रभाव का नियम होगा या फिर सीखने का नियम। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, इसका आंसर मैंने भी नहीं देखा है एक्चुअली, पहली बार ये आंसर क्वेश्चन आया है मेरे सामने।
सादृश्यता का नियम, ये थॉर्नडाइक का जो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है, सादृश्यता का नियम। अच्छा, सादृश्यता का नियम कौन था? थॉर्नडाइक ने देखो 2 नियम दिए थे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, हाँ, कोई कह रहा 5 नियम दिए थे, कोई कह रहा था 3 नियम दिए थे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। थॉर्नडाइक के 2 प्रकार के नियम थे, 2 नियम थे। पहला था प्राथमिक नियम, ठीक है, दूसरा था द्वितीयक नियम। प्राथमिक नियम को प्रधान या मुख्य नियम कहते हैं, प्राथमिक नियम कहते हैं, प्राइमरी रूल्स कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक नियम को द्वितीयक या गौड़ नियम कहते हैं, या सेकेंडरी रूल्स, सेकेंडरी नियम कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने दिया था अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने अपने प्राथमिक नियमों के अंतर्गत। और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 5 सिद्धांत दिए थे। मतलब प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए थे और द्वितीयक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 5 सिद्धांत नियम दिए थे, ठीक है। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, सादृश्यता का नियम। तो ये वाला कौन सा है आपका? सादृश्यता का नियम थॉर्नडाइक का द्वितीयक नियमों के अंतर्गत जो नियम दिया था वो नियम है। कोई बच्चा जो है अपने अतीत की समान परिस्थिति में की गई जो लर्निंग, पहले जो लर्निंग सीखता है ना, उसी के आधार पर वो नया काम सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा जो है साइकिल पहले चला चुका है, ठीक है, अब वो मोटरसाइकिल चला रहा है, तो साइकिल से जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, साइकिल चलाने से जो उसने अनुभव प्राप्त किया है, जो लर्निंग की है, तो कहीं ना कहीं उसका यूज वो मोटरसाइकिल में कर लेगा, नई प्रतिक्रिया में कर लेगा। यही होता है सीखने की सादृश्यता का नियम। मतलब जो उसने पूर्व ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करता है, कैसे भी हेल्प करता है। इसे क्या बोलेंगे? सीखने की सादृश्यता का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। देखो आपकी अभिव्यक्ति में क्रिएटिविटी आती है, नयापन आता है, डेली डाइवर्स होते हैं, तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, चीज़ों को जानने में आपको अच्छा लगता है, आप हर बात के लिए उसका रीजन पूछने की कोशिश करते हैं जाने, तब भी आप क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं। आपके अंदर नए नए विचार आते हैं, आप क्रिएटिव हैं, आपके अंदर हर दिन एक नए थॉट्स आते हैं, इसका मतलब क्या है? आप प्रतिभाशाली हैं। दूसरों के साथ लड़ना किसी भी प्रकार से प्रतिभाशाली होने का लक्षण नहीं माना जाता है। ओके, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो मत करिए, वरना आपको प्रतिभाशाली नहीं, जड़ बुद्धि में गिना जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वालों को शिक्षा देनी चाहिए कैसे? अभी मैंने बताया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। देखो, जब भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करेंगे ना, आप अपने दिमाग में, अपने जहन में एक बात बैठा लीजिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सब होते हैं सामान्य बच्चों को छोड़ के। अगर हम सामान्य बच्चों को छोड़ दें तो जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे मूर्ख, चाहे वो दृष्टिबाधित हों, जड़ बुद्धि हों, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बच्चे हों, विकलांग बच्चे हों, जितने भी बच्चे आते हैं वो सभी बच्चे क्या होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। भाई अगर वो बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको क्या है? सामान्य से अलग है, ठीक, ओके। अगर वो मान लीजिए दृष्टिबाधित है तब भी वो सामान्य से अलग है, ओके। तो जितने भी बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों को छोड़ के वो सभी क्या होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ओके। ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा करना चाहिए। विशेष विद्यालयों में शिक्षकों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा जो है सामान्य बच्चों के साथ ही देनी चाहिए, सामान्य बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए और सामान्य बच्चों के साथ ही बिठाना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना तो अलग बैठाना चाहिए, ओके। तो डी इज़ द राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन अभी भी करा चुकी हूँ। एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सबको समान शिक्षा देना।
चाहे वो जड़ बुद्धि हो, मूर्ख बुद्धि हो, प्रतिभाशाली वाला बच्चा हो, या फिर दृष्टिबाधित बच्चा हो, विकलांग बच्चा हो, हर बच्चे को एक समान शिक्षा देना है, यही बताया है गया है एनसीईआरटी 2005 में। तो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है ना, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला हो या कोई भी हो, सबको एक जैसा व्यवहार करना है, समावेशी शिक्षा देना है, समान शिक्षा देना है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना चाहिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो, जहाँ पे विविध तरीके, अलग अलग तरीके से लर्निंग की बात की जाएगी, नए तरीक़ों से लर्निंग की अवसर की बात की जाएगी, वो आंसर हमेशा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो बाकी हमें पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य होने की बात कही गई है। अपने समवयस्कों के मतलब, समवयस्कों का मतलब क्या? अपने साथ वाले बच्चों के। समवयस्क का मतलब क्या हुआ? वयस्क का मतलब क्या हुआ? मतलब बड़े होना, किशोर होना। और क्या हुआ? समवयस्क का मतलब क्या हुआ? समान मतलब वो भी जो आपका साथी है वो भी वयस्क है। ठीक है, तो समवयस्कों के समूह के सक्रिय सदस्य बच्चे कब बन जाते हैं? बताइए, आप लोग कमेंट करके बता ही देंगे। इसका आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था की और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे वीर पूजा की भावना जागृत होना। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि किसी ना किसी को अपना आइडल मानने लगते हैं, किसी ना किसी देवी देवता की मूर्ति की ताबीज़ पहनने लगते हैं, किसी की फ़ोटो लगाने लगते हैं। और क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चे सक्रिय रूप से सोचने लग जाते हैं। और क्या होता है, बच्चे विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम, ये किशोरावस्था में ही चलता है ना। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैंने एक लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया देखो, जहाँ पे डिस्ग्राफिया आ जाएगा ना, डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना। ग्राफ का मतलब होता है लिखना। ओके, तो डिस्ग्राफिया आएगा तो लिखने संबंधी विकार होगा, और डिसलेक्सिया आएगा तो लेक्सिया का मतलब होगा पढ़ने, तो पठन संबंधी विकार आएगा। और डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित संबंधी विकार। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये देख लीजिएगा आप लोग। डिसलेक्सिया, देखिए इसका आंसर हो गया डिसलेक्सिया, सही है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। बच्चों की लर्निंग में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? माता पिता को आगे आगे आकर बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे होना चाहिए एक अग्रकर्ता के रूप में। तो बच्चों की लर्निंग में, बच्चों की सीखने में माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी होना चाहिए, और होती है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए आगे से आगे, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी काम हो, वो हमेशा आगे रहते ही हैं, है ना। तो क्या होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की थी। 4 विशिष्ट बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट किसने की थी? बताइए आप लोग। भाई ये क्वेश्चन एक ही साल के पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं पियाजे के। 3 से 4 क्वेश्चन देखे ना, तो ये 1 ईयर का पेपर है, मतलब ये अलग पेपर नहीं है, 1 साल का मैंने पूरा पेपर ही उठा लिया। तो देख लीजिए पियाजे कितने इम्पोर्टेंट है, पियाजे से कितना पूछा गया है आप में।
है ना। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? पियाजे ने दी थी। कौन कौन सी? संवेगात्मक गामक अवस्था, या संवेदी गामक अवस्था, या पेशी गामक अवस्था। इसके 3 नाम हैं, संवेगात्मक गामक अवस्था, पेशी गामक अवस्था, या संवेदी गामक अवस्था, या संवेगात्मक गामक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ओके, इसमें क्या करता है बच्चा? अंगूठा चूसता है, चीज़ों को पकड़ता है, छोड़ता है, ऐसे क्रियाकलाप। बच्चों का व्यवहार जो होता है वो इंद्रिय गामक होता है। मूल प्रवृत्ति के अनुसार बच्चों का व्यवहार होता है। बच्चा अनुकरण करता है इस अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ओके, इसमें बच्चे क्या करते हैं? इसमें बच्चे में पाया जाता है अपलटावी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें बच्चों में पाया जाता है अपलटावी। अपलटावी का मतलब देखो बच्चे यही होता है कि अपलटावी का मतलब होता है बच्चे रिवर्स नहीं कर पाते हैं। अभी बच्चों को 2 गिलास में दूध दो, ठीक है, एक इतना पतला सा गिलास है, एक पतला वाला, और इतना चौड़ा सा है। अब ये आप इतना भर दो और ये वाला गिलास इतना भर दो। बच्चों से पूछो कि तुम कौन सा गिलास लोगे, तो बच्चा ये वाला बताएगा। क्यों बताएगा ये वाला? क्योंकि वो द्रव्यमान, संख्या, भार, वर्गीकरण इनमें भेद नहीं कर पाता है। उसको लगता है जो चीज़ लंबी बड़ी है वही ज़्यादा है। ओके, तो ये भले ही सकरा गिलास है, वो चौड़ा, उसमें ज़्यादा मात्रा में दूध आ रहा है, लेकिन वो मात्रा का वो नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि ये गिलास बड़ा है तो यही ज़्यादा है। ओके, तो इस एज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि बच्चों में रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। ओके, क्या पाया जाता है? अपलटावी पाया जाता है। ओके, और बच्चे क्या करते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि के नियम नहीं जानते हैं। और क्या करते हैं बच्चे? मतलब द्रव्यमान, संख्या, भेद, वर्गीकरण ये सब नहीं कर पाते हैं। और जो इसमें नहीं कर पाते वो सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? द्रव्यमान, संख्या, भार, दिशा, ये सब इनके बारे में ज्ञान होता है। बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग के नियम आते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ओके, और बच्चों में रिवर्सिबिलिटी, अपलटावी अपलटावी पाया जाता है। ठीक है, उसमें इसमें पलटावी होता है। पलटावी का मतलब पलट जाना। ठीक है, तो इसमें पलट जाना होता है और उसमें पलट जाना नहीं होता है, इसीलिए उसमें अपलटावी होता है और उसमें पलटावी होता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी। इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करता है एग्जामिनर बच्चों को। अगर मुझे बनाना हो एग्जाम पेपर तो मैं भी बड़े अच्छे से कंफ्यूज करूँगी आप लोगों को, है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल होता है 11 से 15 वर्ष, 18 वर्ष, ये मान लीजिए कि 16 अवस्था का काल है। ठीक है, 11 से 15 होता है, कहीं कहीं